नमस्कार, मैं मनीष कौशल +2 उच्च विद्यालय चरघरा से। आज हम लोग हिंदी कक्षा 9वीं का पहला पाठ दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। यह पाठ हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद के द्वारा रचित है और इस पाठ में हम लोग कृषक समाज और पशुओं पर उनकी निर्भरता को देखेंगे। आइए हम लोग पाठ की ओर चलें। दो बैलों की कथा। किसान के लिए उसका बैल ही उसका मित्र होता है। पशुओं पर उनकी निर्भरता उत्तरोत्तर कम हो रही है, लेकिन परंपरागत खेती की तकनीक में हम पशुओं पर आश्रित हैं और पशुओं पर आश्रित होने के कारण पशुओं से हमारा लगाव भी बहुत ज्यादा है और कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि पशु मानव से ज्यादा समझदार, ज्यादा वफादार, ज्यादा प्रेम करने वाला पाया गया है। यहां पर भी ऐसे ही दो बैलों की कहानी है, हीरा और मोती, जो अपने किसान झूरी से बहुत प्रेम करते हैं और उसी की सेवा में मर जाना उन्हें पसंद है, लेकिन वो कहीं और जाना नहीं चाहते। इस पाठ को बहुत ही मनोरंजक तरीके से महान कथाकार प्रेमचंद ने लिखा है। हम लोग पहले प्रेमचंद के बारे में जाने। हिंदी के कथा सम्राट, महान लेखक प्रेमचंद, इनका जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही बनारस में हुआ और इनकी मृत्यु 1996 में हुई। इनका कथा साहित्य बहुत ही विस्तृत है। ये हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी, या यूं कहें कि हिंदी से पहले ये उर्दू में ही अपनी रचनाएं किया करते थे और जिस प्रकार इन्हें हिंदी का महान कथाकार, कथा सम्राट कहा जाता है, ठीक उर्दू में भी इनको वही स्थान प्राप्त है। इनकी शिक्षा दीक्षा उर्दू में हुई थी, उर्दू फारसी में हुई थी और जिसके कारण ये उर्दू में भी अपनी रचनाएं करते थे और उर्दू में इनका नाम नवाब राय हुआ करता था। अपनी रचनाओं को नवाब राय के नाम से ये उर्दू में प्रकाशित करते थे और हिंदी में जब इनकी रचनाएं आई तो इन्होंने एक नए नाम को चुना, जो नाम प्रसिद्ध है प्रेमचंद। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू की रचनाओं में नवाब राय से किया करते थे और हिंदी में प्रेमचंद। इनका जन्म स्थान लम्ही है और बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया, सौतेली मां आई और बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह, इनका बेमेल बाल विवाह हो गया, जिस कारण उस पत्नी से इनके संबंध अच्छे नहीं रहे। बाद में इन्होंने एक सामाजिक क्रांति दिखाते हुए एक विधवा शिवरानी देवी को अपनी अर्धांगिनी बनाया और इनके पुत्र हुए अमृत राय। इनकी रचनाएं भारत को जानने के लिए या उत्तर भारत को समझने के लिए हम बगैर इनकी रचनाओं को
अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते। बहुत ही वास्तविक, बहुत ही सजीव चित्रण इन्होंने हमारे ग्राम्य जीवन का किया है और यह पाठ भी इसका एक अनूठा उदाहरण है। प्रेमचंद की कहानियां 8 मानसरोवर में 8 भागों में प्रकाशित हैं और इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन गोदान। इसके अलावे इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी निकाली थी जैसे हंस, माधुरी, जागरण। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार की गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किए। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं का मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद की लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है और इस पाठ के संदर्भ में 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज एवं पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया गया है। पंचतंत्र में पंडित विष्णु शर्मा ने जंगली जीवों के माध्यम से बड़े बड़े संदेश देने के प्रयास किए हैं। तो यहां भी कुछ वैसा ही उदाहरण देखने को मिलता है। कहने को तो ये दोनों हीरा और मोती बैल हैं, लेकिन ये सामान्य बैल नहीं है। ये नीति और सिद्धांत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम प्रतीक रूप में देखें तो हीरा तत्कालीन समाज में प्रतिष्ठित और आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मत उदारवाद यानी कि नरम दल के परिचायक हैं, प्रतीक हैं। तो ठीक इसी तरह मोती विद्रोह, क्रांति, ओज, आवेग का प्रतीक है। वह कहीं भी मांगने के बाद वह मांगने की बात नहीं करता, वह छीनने में विश्वास रखता है। उसे अपने हक अधिकार की बातों को छीन कर लेने का, अपने शक्ति पर, अपने आप पर उसे गुरूर है, अभिमान है और वह उसे शक्ति के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इसका साथी हीरा उसे जगह जगह पर रोकता है और यहां पर प्रतीक रूप में कहें तो हीरा महात्मा गांधी है या महात्मा गांधी के प्रतीक रूप में उपस्थित हुए हैं, तो मोती भगत सिंह। जो तत्कालीन समाज में जो दुराव, जो मतभेद नरम दल और गरम दल में चल रहा था, लेकिन दोनों का उद्देश्य
एक था। दोनों भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ठीक यहां भी दोनों का उद्देश्य एक है, ध्येय एक है, लेकिन दोनों अलग अलग मत में विश्वास रखते हैं, फिर भी दोनों में साम्य है, दोनों में बनाव है। एक के बिना दूसरा कहीं नहीं चलता, एक के बिना दूसरा नाम में मुंह नहीं बोलता। तो इस प्रकार हीरा और मोती दो बैल हैं प्रतीक रूप में। इन प्रतीक रूप में मैंने इन्हें समझाया कि हीरा जो है महात्मा गांधी के प्रतीक है, तो मोती तत्कालीन समाज के भगत सिंह, झूरी जो कि किसान है, इन दोनों बैलों का मालिक है, गया झूरी का साला है, और एक लड़की है जो कि इन बैलों से स्नेह रखती है, बैलों को रोटी खिलाती है, और वह गया की भतीजी है। इसकी भी मां की मृत्यु हो गई है और सौतेली मां इसे पीटती है। दोनों उस घर में पीटने के कारण दोनों में आपस में स्नेह हो गया। हम लोग पाठ पर आए। पाठ का आरंभ गधे की चर्चा से होती है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना होता है तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी? लेखक कहता है कि क्या सच में गधा बेवकूफ है, या उसको अधिक सीधा होने के कारण वह अपने ऊपर हो रहे दमन का प्रतिकार नहीं करता है, जिसके कारण उसे यह पदवी दे दी गई। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास सींगनी का रूप धारण कर लेती है। जो गाय अभी अभी बच्चा दी हुई है, आप देखेंगे कि वो अपने बच्चे के लिए उन्मत्त रहती है। वो जोर जोर से आवाज निकालती है और दौड़ती हुई अपने बच्चों के पास आती है। कोई बीच में आए तो उसको मार भी सकती है। कुत्ता तो बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। लेखक कहते हैं कि कुत्ता जो है बहुत निस्सहाय जानवर है, लेकिन उसे भी क्रोध आता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखेगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हूं, बैसाख में कुलेल कर लेता हूं, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। बैसाख में गधे के कुलेल करने के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है कि गधे को वैसाखी नंदन कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि गधे की आदत होती है, वह चलकर अपने पीछे की ओर मुड़कर देखता है। जब सावन भादो महीने में वह चलकर पीछे की ओर मुड़ता है तो वह देखता है कि पीछे हरियाली छाई हुई, मतलब मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। और बैसाख महीने में 2-4 मुंह मारने के बाद ही वह जब पीछे मुड़कर देखता है तो धूप से पहले ही घास मर चुकी होती है, और वैसी स्थिति में जब वह मुड़कर देखता है तो पूरा साफ नजर आता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि यह सब मैंने ही खाया, और वह फलांगते हुए, चारों पैरों से उछलते हुए कूदता है, या कह ले चौबाहता है यहां के शब्दों में। तो इसीलिए कवि लेखक कहते हैं कि वह बैसाख में कुलेल करता है। उसके कुलेल करने का मतलब यही है। उसके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता है। सुख दुख
हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। लेखक कहते हैं कि ऋषि मुनियों में जितना सहनशील धैर्य होता है उसका जो उच्चतम रूप हो वह हमें गधे में देखने को मिलता है। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। इस पाठ की जब रचना हो रही थी तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे। अश्वेत आंदोलन चल रहा था और वहां पर हो रहे अन्याय के विरोध में वे खड़े हुए थे। तो उसके संदर्भ में कहते हैं प्रेमचंद कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। उनके जीवन का कोई लाइफ स्टैंडर्ड नहीं है, जीवन स्तर नहीं है। वो कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब भी कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक ही विजय ने उसे संसार के अच्छे भद्र जातियों में उसकी गिनती शुरू करा दी। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ अर्थात बैल जो गधे की श्रेणी का ही है लेकिन उससे कम गधा है, यानी कि उससे कम बेवकूफ है। और कुछ लोग बैल को शायद से बेवकूफों की में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर मेरा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी, कभी कभी अरियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा ही है। मतलब गधे के जितना उसमें धैर्य नहीं है, इसीलिए वह कम गधा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति यानी कि भारत का पश्चिम भाग, पश्चिम की जाति के, यानी कि गुजरात राजस्थान की जाति के थे, जो वहां अच्छे नस्ल की गाय भैंस होती है तो उसके बैल थे। तो लेखक कह रहा है कि पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे, की लंबाई की कद अच्छी खासी। बहुत दिनों तक साथ में रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, यानी कि बहुत दिनों तक साथ में चारा खाते खाते दोनों में भाईचारा हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते, एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। लेखक कहते हैं कि अवश्य ही जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य में वैसे गुण नहीं है
या उतना समझ पाने की शक्ति नहीं है जैसा कि उन दोनों में आपस में है। उनका आपस में तालमेल जितना सुंदर है वैसा तालमेल मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता। एक दूसरे को चाट कर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी सिंग मिला लेते, विग्रह के नाते से नहीं, झगड़ा के लिए नहीं, विनोद के भाव से, मनोरंजन के लिए, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। दो दोस्त मिलते हैं आपस में तो गले मिलते हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं, पीठ पे हाथ मारते हैं। तो ठीक वैसे ही बैलों में भी दोस्ती का यही हाव भाव था। उसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी हल्की सी रहती है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल या हल की गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर पड़े ताकि हमारे मित्र को कोई दिक्कत ना हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाक में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाक में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। मतलब दोनों बराबर खाने में विश्वास रखते थे। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब उस बैलों के जोड़े को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहां भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। बैलों को पूछकर तो उनको वहां भेजा नहीं गया था। तो लेखक कह रहा है कि उनको क्या कैसा महसूस हो रहा है ये कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ गया एक मुहावरा है, मतलब बहुत तकलीफ हुई, बहुत दिक्कत हुई। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर उन्हें वाणी दी होती तो वे झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है। हमने कभी चारा दाना की भी शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुम हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच रहे? संध्या के समय दोनों बैल नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे, लेकिन जब नाक में लगाए गए, नाक बैलों के खाने का जो बड़ा पात्र होता है उसको नाक कहते हैं। जब दोनों नाक में लगाए गए तो एक ने भी मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, वो दोनों भावुक हो रहे थे। जिसे उन्होंने अब तक अपना घर समझ रखा था आज वह उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। ये सारे लोग उन्हें पराये लग गए। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी कि सारे लोग सो गए, सुनसान हो गया, तब दोनों ने जोर मारकर पगहे तुला डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों
ने इस समय इन दोनों के में इस समय दूनी शक्ति आ गई। घर भागने की इच्छा थी। आप बच्चों को भी जब घर जाने की बात होती है तो बहुत उत्साह से भर जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इन बैलों में भी अपने घर जाने की इच्छा जागी और ये दुगुनी शक्ति से उस रस्सी पर जोर लगाते हैं और रस्सी टूट जाती है। एक एक करके रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गिराव लटक रहा है। बांधने की जो रस्सी थी वो आधी आधी लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। लेखक की बहुत सुंदर कल्पना है। विद्रोहमय स्नेह, वह विद्रोह कर रहा है लेकिन वो सींग नहीं चला रहा है। उसे अपने मालिक से, वह अपने मालिक पर खफा है लेकिन उस पर सींग नहीं चला रहा है। एक बच्चा अपने पिता से जब जिस प्रकार गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, ठीक उसी प्रकार वो दोनों बैल गुस्सा होकर झूरी के घर में थे, पहुंच चुके थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्होंने अपने बैलों को गले से लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मजेदार। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होकर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र दिया जाए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी में साहस न हो। अभी बैल के बारे में जो भी प्रशंसा हो रही थी वो सारी सच्ची प्रतीत हो रही थी और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल गई। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन भी वहां काम ना किया गया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप सुन न सका। नमक हराम क्यों? चारा न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं और रगड़ कर जोतते हैं। दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं या मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर मतलब बैलों की सेवा करने वाला, जो बैलों को चारा देने वाला जो मजदूर था, उसको हिदायत दे दी गई कि उसे भूसी के अलावे कुछ भी नहीं देना है। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाक मुंह में डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? झूरी की भी हिम्मत नहीं हो रही पत्नी के सामने कुछ करने की। वो धीरे से अपने मजदूर को बोलता है, थोड़ा सा खली डाल दो।
मजदूर कहता है मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला? ना दादा, तुम भी पीछे उन्हीं किसी कहोगे कि तुम भी बाद में अपनी पत्नी का ही पक्ष लोगे। मुझे नहीं मरना है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ियों में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखा। फिर वही भूसा सूखा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी दी कि गया के द्वारा अपने बैलों को उसने खली चुनी दी और झूरी के बैलों को सिर्फ सूखा भूसा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न चुभता था। उसकी टिटकार पर ही दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार मतलब उसकी आवाज पर है। किसान हल जोतते समय अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं, उसे टिटकार कहते हैं। यह मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उसे मिला क्या? सूखा भूसा। नाक की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। दूसरे दिन बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों के पांव जैसे न उठने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा के नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। मतलब गले में अगर रस्सियां ना होती तो आज फिर वो दोनों भाग चुके थे। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ता आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो मजा। मैं भी लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं तो एक दो को गिरा ही दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म है। मोती गरम दल का है, गरम विचारों का है, उग्र विचारों का है। वह तुरंत गुस्सा हो जाता है, लेकिन समय समय पर हीरा उसे समझाता है। मोती दिल ऐंठ कर रह गया। गया पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि इस वक्त कोई मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त को टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत है मतलब अच्छा है, इस समय को गुजार लेना ही अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख क्या साफ होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। अभी तक इन्हें लग रहा था कि यहां सारे लोग खराब हैं, सभी बुरे हैं,
लेकिन उस बच्ची को देखकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं, यहां भी कुछ अच्छे लोग निवास करते हैं, रहते हैं। लड़की भैरव की थी, भैरव गया का भाई है। उसकी मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार आत्मीयता हो गई। इस घर में ये दोनों बैल और ये बच्ची दोनों पीटी जा रही है, और दोनों पीटे जाने के कारण दोनों का दुख एक था, इसलिए दोनों में आत्मीयता हो गई, दोनों में थोड़ा प्रेम का भाव जागा। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अरते, शाम में थान पर बांध दिए जाते, रात में वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत यह थी कि 2-2 गाल भूसा खाकर भी बिना दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब वो दोनों विद्रोह से भर गए। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हैं? एकाध को सिंह से उठाकर फेंक दूं? मोती कहता है कि क्या एकाध को सिंह से उठाकर फेंक दें? लेकिन जानते हो, हीरा उसे समझाते हुए, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा उसे समझाता है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ उड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। पहले थोड़ा सा चबाकर उसको कमजोर कर लो, फिर जोर से झटका देंगे तो ये टूट जाएगा। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए, बोली, खोल देती, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दिए जाएं। जो पशु सामान्य ढंग से नियंत्रित नहीं होते, उनके नाक में रस्सी लगाकर दूसरे नाक से निकाल दिया जाता है, जिसको नथ कहते हैं। उसने गिराव खोल दिया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मूक भाषा में कहा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन इस अनाथ लड़की पर आफत आएगी। कह रहा है कि हम लोग तो चल रहे हो, लेकिन कल इसी लड़की का को लोग पीटेंगे, इसी से पूछेंगे कि क्यों बैल भाग गए। बालिका चिल्लाई। वो लड़की भी तेज दिमाग की थी, उसने भी अपने जिम्मे वो लांछन आरोप नहीं लिया। वह चिल्लाई, दोनों फूफा के बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैल को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के आदमी के साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ध्यान न रहा। जिस परिचित मार्ग से वे आए थे उसका यह तो पता न था। नए गांव मिलने लगे। दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए।
हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहासा भागे, वही उसे मार गिराना था। मोती बराबर मारने काटने की ही बात करता है। मोती कहता है कि मैं उसे वही मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो उन्होंने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार दी, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे ठेल दिया। दोनों को मस्ती सूझी, आपस में गुलेल करने लगे। तो मोती ने हीरा को कई कदम पीछे ठेल दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। अब उसे भी बेद आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गए। अब कि हीरा ने जब वार किया तो मोती ने अपनी गलती मान ली और वह पीछे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डॉकता चला आ रहा है। डॉकना मतलब मस्ती से अकड़ते हुए चलते आना। तो कोई सांड डॉकता हुआ आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। दोनों मित्र झांक रहे थे कि कैसे जान बचे, क्योंकि सांड विशाल है और सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। लेकिन कह रहा है कि अगर उससे भिड़े नहीं तो वो रगेल कर मारेगा। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है, भागना कायरता है। तो फिर यही मरो, बंदा 9 तो 11 होता है। मोती कहता है कि तुम यही मरो, हम चले, हमें अपनी जान नहीं देनी है। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय जल्दी सोचो। उपाय यही है कि दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगेदूंगा, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हीरा उसे समझाते हुए कहता है कि जान जोखिम में फंस चुकी है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए उससे डटकर निपटना ही होगा। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। सांड अभी तक कह रहा है, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। वह अभी तक एक व्यक्ति से लड़ने का आदी था। ज्यों ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर दोनों भी उस्ताद थे। पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उन्हें एक से लड़ने का मौका ही नहीं देते, उन्हें वह अवसर ही न देते। एक
बार सांड छल्ला कर हीरा को का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सिंग ठोक दिया। सांड भेद में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने पहलू में सिंग चुभा दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। वाह! इन दोनों मित्रों ने विजय पा ली थी। अब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के लस्से में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। मोती कह रहा है कि तुम्हारे कहने पे उसको मैंने छोड़ दिया, मेरी इच्छा थी कि मैं उसे मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग न चलाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि हीरा आदर्श की बात करता है। यहां हीरा और मोती दो सामान्य बैल नहीं है, दोनों आदर्शवादी हैं। एक जो है वो गांधी के आदर्श को लिए हुए है, तो दूसरा भगत सिंह के आदर्श को। हीरा कहता है, कभी वो कहता है कि नहीं हम बैल जाति के हैं तो हमारा धर्म है ये। वो कभी कहता है कि नहीं हमें स्त्रियों पर सिंग नहीं चलाना चाहिए, हमें गिरे हुए शत्रु पर सिंग नहीं चलाना चाहिए, गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। तो ये सामान्य बैल नहीं हो सकते। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग न चलाना चाहिए। बैरी मतलब शत्रु। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मोती जो कि गर्म विचारों का है, उग्र विचारों का है, वो कहता है कि बैरी को, शत्रु को इतना मारना चाहिए, ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर कभी ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा तो लें। सामने मटर की खेत थी, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, मोती निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे, भाग न सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट गया। हीरा भाग चुका था, लेकिन वह देखता है कि मोती पकड़ लिया गया है, तो उसने अकेले भागने से मना कर दिया। वह वापस लौट गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस एक ऐसी जगह है, पशुओं की जेल कह लीजिए इसे, जहां पर लावारिस पशु या फिर वैसे पशु जो किसी का चारा खा जाते हैं, उन्हें ले जाकर बंद कर दिया जाता है। उन वैसे पशु के मालिक अगर आ जाएं तो जुर्माना देकर उसे वापस ले जा सकते हैं। अगर नहीं ले गए तो वैसी स्थिति में उन बैलों को नीलाम कर दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता था। काजी हाउस। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सलीका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। प्यारे बच्चों, इस पाठ में 5 भाग है। अभी हम लोग 3 भाग तक पढ़ चुके हैं और आज की कक्षा में हम लोग इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा कर लेंगे और
अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ को पूरा करेंगे और पूरे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है। तो जैसा कि पाठ में बताया गया है, भैरव की बेटी जो है गया की भतीजी, वह देखती है कि बैलों के साथ उस घर में अन्याय हो रहा है। अपने बैलों को अच्छा खाना दिया जा रहा है, जबकि झूरी के बैलों को, हीरा और मोती को सड़ा हुआ भूसा डाल दिया जाता है। इसके अलावे वह यह भी देखती है कि उन बैलों के साथ जोर जबरदस्ती होता है, अन्याय हो रहा है। उन बैलों के प्रति उसके मन में प्रेम उमड़ने का कारण यही है कि उसका हृदय भी उस घर में पीड़ित था। वह भी अपनी सौतेली मां के द्वारा सताई जा रही थी और उस घर में बैल की भी स्थिति, उन बैलों की भी स्थिति लगभग वही थी। उन्हें गया के द्वारा सताया जा रहा था और उस बच्ची को अपनी सौतेली मां के द्वारा सताया जा रहा था। तो दोनों व्यथित आत्मा का एकाकार यहाँ पर देखने को मिलता है, इस बच्ची और बैलों के रूप में। बच्ची जो है पीड़ित है और बैल भी पीड़ित है, तो दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद की भावना देखने को मिलती है। जब बच्ची उन बैलों को खोल देती है तो भागने से पहले हीरा सोचता है कि अगले दिन इस पर आफत आएगी, किस प्रकार इसे कोई दिक्कत ना हो, इसके बारे में भी वह चिंतित है। और तो यही है कि दोनों की पीड़ा जुड़ती है और दोनों की पीड़ा संवेदना जुड़कर वहां एक हो जाती है, जिसके कारण छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया है। दूसरा जो प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि पाठ का क्या संदेश है। तो भी हम लोग इस पाठ को पूरा नहीं पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे मूल्यपरक तत्वों को हमने देखा। जैसे सबसे पहले गधे की बात आती है, तो गधा बेचारा सहिष्णु जीव है। अगर वह भी सहिष्णु जीव है, उसके साथ अन्याय होता है और वह बिना किसी क्षोभ के वो सारे पीड़ा को सहता है, जिसके कारण उसे समाज में मूर्ख का पदवी दे दिया गया है। अगर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाता तो लोग उसे सीखा नहीं कहते, लोग उसे मूर्ख नहीं कहते। दूसरी बात आती है कि हमें बैलों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के संदेश को देने का प्रयास लेखक ने किया है कि अगर हमें समाज में महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। समाज में महिलाओं को बहुत प्रकार की हिंसा देखने को मिलती है, तो उन हिंसाओं का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मोती कहता है कि क्यों ना हम अपने यहाँ के मालिक को मार दें, ठाकर कहते हैं कि नहीं, हमारा वो धर्म नहीं। फिर वो कहते हैं, मोती कहता है कि क्यों ना मालिकी को उठाकर फेंक दें कि नहीं, तुम यह भूल जाते हो कि हमें महिलाओं पर हमला नहीं करना चाहिए। महिलाएं समाज में उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने की वस्तु नहीं है। पुरुषों के द्वारा अनेक प्रकार की पीड़ा दी जाती है उन्हें, और ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं पर हमला होना चाहिए। पारिवारिक कलह में महिलाओं पर हो रहे जो अत्याचार बंद होनी चाहिए। आगे है, गिरे हुए बैल पर हमला नहीं करना चाहिए। युद्ध के
उनके भी कायदे कानून होते थे और उनका बखूबी पालन होता था। तो हीरा जो कि यहाँ गांधीवादी विचार का है, आदर्श विचारों का है, वो कहता है कि नहीं, हमें कभी भी अपने बैरी पर, अपने शत्रु पर, गिरे हुए शत्रु पर हमला नहीं करना चाहिए। हमें अनाचार या अनीति के माध्यम से हमें जीत मंजूर नहीं है। हमें कभी भी गलत रास्ते को अपनाकर जीत नहीं लेनी है। हमें सद्मार्ग का अनुसरण ही करना है। इसके अलावे समाज में पशुओं का भी अलग अपना स्थान है और हमें भेद नहीं करना चाहिए। हमें अपने पराये का, हमें अच्छे बुरे का, वैसा कोई भी भेद परिवार में नहीं होना चाहिए, परिवार के लोगों में नहीं होना चाहिए और पशुओं में भी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेकिन स्त्री जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो प्रेमचंद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया प्रेमचंद के जीवनी परिचय में भी, कि प्रेमचंद अपने निजी जीवन में भी महिलाओं का बहुत सम्मान किया करते थे और महिलाओं, अलग अलग प्रकार की कुरीतियों से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का वो दमन करने वाले व्यक्ति थे। ना वो सिर्फ कहने वाले नहीं, उसको करने में विश्वास रखते थे। उनकी बेमेल शादी हुई थी, उसको त्याग कर उन्होंने एक विधवा से विवाह किया। तत्कालीन समाज में यह एक बहुत बड़ा विद्रोह था। उन्हें इसके कारण सामाजिक अलगाव झेलने पड़े थे। तो प्रस्तुत पाठ में प्रेमचंद कहते हैं कि स्त्रियां पूज्य हैं। वो उसी चीज को मानते हैं, भारतीय संस्कृति में पहले ही कहा गया है कि चत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इन विचारों को प्रेमचंद 100% मानने वालों में से हैं और महिलाओं पर हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा का वो विरोध करते हैं। महिलाओं के ऊपर लादी जा रही किसी प्रकार की कुरीति का वो खुलकर विरोध करते हैं। इस प्रकार आज का यह पाठ समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग इसके शेष हिस्सों पर चर्चा करेंगे।